ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने चक्रवाती तूफान से प्रभावित पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए और ओडिशा को 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक विकास को मदद करने के लिए प्रमुख ऋण दरों में कमी की और ऋणों के भुगतान में 3 और महीनों की रियायत दी। देश में कोरोना वायरस मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 41% हुई। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, सरकार का सामुदायिक रेडियो पर विज्ञापनों का समय 7 मिनट प्रति घंटा से बढ़ाकर 12 मिनट करने का प्रस्ताव। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। केंद्र अम्फन के बाद पुनर्वास कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीषण समुद्री तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट में हुई प्रशासनिक बैठक के बाद ये घोषणा की। प्रधानमंत्री ने बताया कि एक केंद्रीय दल जल्द ही नुकसान का जायजा लेने के लिए राज्य में पहुंचेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ राज्य के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। रिजर्व बैंक ने रेपो दर 4.4% से घटाकर 4% कर दी है। रिवर्स रेपो दर में भी कमी की गई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई में मीडिया को इसकी जानकारी दी। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि घोषित उपायों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। ये हैं बाजार के कामकाज में सुधार लाना, आयात और निर्यात को बढ़ावा देना, ऋण सेवाओं और कार्यकारी पूंजी के मामले में राहत देकर आर्थिक दबाव को कम करना और राज्य सरकारों के वित्तीय संकट को कम करना। रिजर्व बैंक ने कोविड-19 को देखते हुए ऋणों के भुगतान में और 3 महीनों की रियायत देने की घोषणा की है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित 48,534 लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर 41% हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 3,234 लोग कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कोरोना से होने वाली मृत्यु दर घटकर 3.02% रह गई है। मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार राज्यों के सहयोग से संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित जिलों पर विशेष ध्यान दे रही है। ये समाचार हमें समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट से प्राप्त हुए। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर विज्ञापनों के लिए समय में बढ़ोतरी करके इसे 7 मिनट प्रति घंटे से बढ़ाकर 12 मिनट प्रति घंटे करना चाहती है, ताकि उन्हें टेलीविजन चैनलों के समकक्ष लाया जा सके। आकाशवाणी समाचार के जरिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के श्रोताओं को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि सामुदायिक रेडियो अपने आप में एक समुदाय है और ये परिवर्तन के संवाहक हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाएगा। श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस तरह के रेडियो स्टेशन स्थापित करने में आने वाले खर्च का 75% मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन 2020-2021 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी का स्थान लिया है। अध्यक्ष के रूप में कार्यकारी बोर्ड के 147वें सत्र को संबोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य आर्थिक प्रदर्शन और मानव क्षमताओं में वृद्धि का आधार है। उन्होंने कोविड महामारी के कारण अपनी जान गंवाने वाले लाखों लोगों को श्रद्धांजलि दी।
उन्होंने कोविड से निपटने के भारत सरकार के प्रयास भी बैठक में उपस्थित लोगों के साथ साझा किए। उन्होंने कहा कि 1 अरब 35 करोड़ की आबादी वाले भारत जैसे देश में कोविड संक्रमण के मामले 1 लाख से कुछ ही ज्यादा हैं। बीमारी से ठीक होने की दर 40% से अधिक है और संक्रमण बढ़ने की दर 13 दिन में दोगुनी हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र की निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने डॉक्टर हर्षवर्धन को कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सौजन्य से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी मुफ्त का माल। गीजू भाई बधेका रचित इस मूल गुजराती कहानी का हिंदी अनुवाद किया है आबिद सूरती ने। हमारी कहानी का नाम है मुफ्त का माल। एक बार की बात है, नदी किनारे बहुत सुंदर गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेतों से घिरा हुआ, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल, फल, पेड़ पौधों से सजा हुआ। यूं कहो कि प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण। उसी गांव में रहता था एक पंडित और एक पंडितानी। जानते हैं पंडित जी कैसे दिखते थे? ऐसे जैसे गोल मटोल मटका। और पंडितानी ऐसी दिखती थी कि छुए तो चटक जाए। परंतु दोनों अपने अपने फन में पूरे उस्ताद। एक रोज की बात है, पंडित के यहाँ एक जजमान के घर ब्याह का अवसर आया। फिर क्या, पंडित जी की खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा। पता है क्यों? क्योंकि उसने सोचा ब्याह में दक्षिणा तो मिलेगी ही, थोड़ा शुद्ध घी भी मिल जाए तो आनंद मंगल हो जाए। स्वादिष्ट लड्डू बनाकर महीने भर खा सकेंगे। उसने पंडितानी से कहा, अरे भगवान, तुमने सुना पकौड़ी मल सेठ के घर उनकी बेटी क्या ब्याह करवाने जा रहा हूं। तुम साथ चलो, विवाह का मौका है। सेठ जी के घर दूध और घी की गंगा बहती होगी। हमें थोड़ा घी मिल जाए तो मजा आ जाए। और वैसे भी मुझे थोड़ी कमजोरी सी भी महसूस होने लगी है। शुद्ध घी के लड्डू खाकर शायद सेहत कुछ ठीक हो जाए। पंडितानी बोली, आपका विचार तो नेक है, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच हम घी कैसे चुरा सकेंगे? और अगर पकड़े गए तो कितना अनादर होगा। पंडित बोला, यह चिंता मेरी है। मैं ब्याह करवाने मंडप में बैठूं, तब तुम सावधानी पूर्वक वैसा ही करना जैसा मैं कहूं। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और फिर देखना हम अपना काम कैसे कर दिखाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों सेठ पकौड़ी मल की हवेली पर पहुंचे। फूलों से सजी हुई भव्य हवेली, तरह तरह की आरामदायक वस्तुएं, नौकर चाकर की रेल पेल, अनगिनत रिश्तेदारों की भीड़। लग रहा था कि मानो पूरा गांव ही सेठ जी की बेटी की शादी में आमंत्रित हो। वो भी एक से बढ़कर एक कपड़े और गहने पहने हुए। अब ब्याह का समय हुआ। पंडित मंत्र पढ़ने लगा। घर के सभी लोग मंडप में आकर बैठने लगे। औरतों ने गीत गाना शुरू कर दिया। अंदर रसोई घर में कोई ना रहा। पंडित ने मौका पाकर हवन के मंत्रों के बीच एक मंत्र अपना भी घुसेड़ दिया। घी चुराओ स्वाहा, घी उड़ाओ स्वाहा, घी चुराओ स्वाहा, जल्दी जल्दी घी चुराओ स्वाहा। शादी के मंत्रों के बीच पंडित का संकेत पंडितानी ने तुरंत समझ लिया और महिलाओं के बीच से सटक कर रसोई घर में पहुंची।
रसोई में जाकर पंडितानी ऐसा बर्तन खोजने लगी जिसमें ढेर सारा घी भर लिया जाए और जिसे वो अपने आंचल में छिपाकर घर भी ले जा सके। परंतु उसे ऐसा कोई बर्तन नहीं मिला, तो वो मंडप में वापस लौट आई। पंडितानी का उतरा हुआ चेहरा पंडित ने देखा और वो सोच में पड़ गया। भला पंडितानी घी भरकर क्यों नहीं लाई? तभी पंडितानी ने अपना करिश्मा दिखाया और अपनी बात पंडित तक पहुंचाने का उपाय निकाला। वह गीत गा रही महिलाओं के बीच बैठकर गाने लगी। कहना बड़ा आसान है जी, कहना बड़ा आसान है जी, खाली हाथ चुराना मुश्किल, कोई कटोरा ना कोई कटोरी, मत कहियो रे मुझको बुज़दिल, कहना बड़ा आसान है जी। पंडित ने ये सुना और वो इसका हल सोचने लगा। उसने आस-पास नजर दौड़ाई तो उसे एक छोटे से बांस पर एक गगरी रखी हुई दिखाई दी, बिल्कुल ऐसी ही जैसी वो दोनों चाह रहे थे। पंडित ने फिर से बीच में अपने ही मंत्र बोलने शुरू किए। घी चुराओ स्वाहा, घी उड़ाओ स्वाहा, बाईं ओर एक बांस रखा है स्वाहा, बांस पर गगरी है स्वाहा, गगरी बहुत ही सुंदर है स्वाहा, घी चुराओ स्वाहा, घी उड़ाओ स्वाहा। बात तो सही थी। रसोई घर के कोने में बांस का टुकड़ा रखा था, उस पर उल्टी गगरी रखी हुई थी, लेकिन वो नई थी। अब पंडितानी ने सोचा, इस गगरी में घी डालने का भला क्या लाभ? इसमें घी भरा तो आधा घी तो गगरी ही पी जाएगी। पंडित जी भी ना कुछ भी बोलते हैं। हाँ। यह सोच पंडितानी ने फिर गाना शुरू किया। नहीं है गगरी पी जाएगी, अकल हो तो कुछ समझो जी, कहना बड़ा आसान है लेकिन करना बड़ा है मुश्किल जी, नहीं है गगरी पी जाएगी, अकल हो तो ये समझो जी। अब की बार पंडित तिलमिला गया। उसने खुद से कहा, गगरी घी पी भी गई तो तेरे बाप का क्या जाएगा, घी तो सेठ जी का है ना। फिर पंडित ने क्रोध शांत करके घरवाली को समझाने के लिए फिर से मंत्र बोलना शुरू किया। घी चुराओ स्वाहा, अब जल्दी जल्दी घी चुराओ स्वाहा, आधा घी गगरी पी जाएगी स्वाहा, बाकी आधा हम पिएंगे स्वाहा, इस बार जो घी ना चुराया स्वाहा तो मुझसे बुरा कोई न होगा स्वाहा, घी चुराओ स्वाहा। अब तो काम बन गया। पंडितानी घी चुराकर घर पहुंची और उसने ढेर सारे काजू, बादाम, शक्कर, गोंद, किशमिश और आटा मिलाकर केसरिया लड्डू बनाए। फिर दोनों ने जमकर खाए। नतीजा वही जो निकलना भी चाहिए। दूसरे रोज दोनों के पेट में दर्द शुरू हो गया। दर्द में तड़पते हुए पंडित ने कहा, भगवान, चोरी का माल किसी को हजम नहीं होता, फिर हमें कैसे होगा, बहुत दर्द रे आ। और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तो इस प्रकार ये कहानी समाप्त होती है। क्या आप जानते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? इस कहानी से हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि जिस प्रकार पंडित जी के पास ज्ञान था, बिल्कुल उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के पास अपनी एक प्रतिभा होती है। अब हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि हम पूरी मेहनत
और पूरी ईमानदारी के द्वारा अर्जित धन और अन्न का ही सेवन करें और हमेशा खुश रहें, हंसते रहें। दोस्तों, इस वक्त दूरभाष के माध्यम से हमसे जुड़ी हैं आशिमा जी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान पढ़ाती हैं। आशिमा जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी नमस्कार। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस लॉकडाउन में जो भी हमारे श्रोता इस वक्त नियमों का पालन कर रहे हैं और पूरी तरह से अपने घर में ही हैं, उनके लिए आपका क्या सुझाव है? ये जो सिचुएशन है, ये जो लॉकडाउन है, इसने हम सबको जो इंसान है एक ऐसे स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया है जहाँ पे हम अपने आप से ही सवाल कर रहे हैं कि अब क्या आगे चल के क्या होगा। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, आज का दौर एक इतना अनसर्टेनिटी का दौर है जिसमें कहीं ना कहीं हम सब एक जगह पे आके खड़े हो गए हैं, जिसमें हमें हर रोज अपने से एक सवाल आता है कि अब क्या। पर इसका मतलब ये नहीं क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे में एक ऐसी क्षमता है कि हम किसी भी परिस्थिति से अच्छे से उसको जूझ सकते हैं, उसका समाधान निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही आके खत्म हो गया है। अब 2 महीने हो चुके हैं, कहीं ना कहीं अब हमें समझ आ गया है, इतना इंफॉर्मेशन आ गया है कि कोविड-19 क्या होता है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, अपने आप से कैसे बचा जा सकता है। ये तो चलिए, एक डॉक्टर आजकल हर गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से आती है कि हर रोज हाथ धोइए, जब भी कहीं से आए हाथ धोइए, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। पर कहीं ना कहीं ये एक हमारे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। सबसे पहले अगर मैं बच्चों का केस ही लेती हूँ, ये जो ऑनलाइन जो आजकल हम एजुकेशन दे रहे हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं ये देखती हूँ, एक एजुकेशन एक ऐसा है जहाँ पे ये सबसे पहले नीड इस चीज की रखी जाती है कि हम एक सोशल एनिमल है, जहाँ पे गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप बढ़ता है। आओ, हम सीखने को मिलता है। पढ़ाई जब हम एक किसी स्कूल या कॉलेज की शिक्षा लेने जाते हैं, वहाँ सिर्फ हम एक शिक्षा पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, पर और भी चीजों के लिए जाते हैं कि कैसे हम आपस में अपना रिलेशनशिप बनाएं, कैसे हम एक दूसरे से बात करें कि क्या होता है। पर कहीं ना कहीं चलिए, अगर सिचुएशन की ये डिमांड है कि हम घर पे रहें, तो इससे हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें अपना मनोबल बनाए रखना चाहिए। अब कैसे? अब हमें ये देखना चाहिए कि हाँ, हमें कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का टाइम मिल रहा है। हमें वो चीज करने को मिल रही है जिसके लिए हमारे पास आज तक वक्त नहीं था। मैं अपना ही उदाहरण बताती हूँ। मेरे घर में 2 बच्चे हैं। अब मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब इतने बड़े हो गए, और उनके साथ, क्योंकि मैं खुद एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो सुबह स्कूल चले गए, मैं भी कॉलेज चले गई, रात शाम को आए, घर का काम किया, खत्म। बस शाम को रात को हस्बैंड आते हैं, खाना खाया और सो गए। हम सब अपने निजी जीवन में इतना व्यस्त हो गए थे कि हमें अपने सामने वाले के लिए ही वक्त नहीं रहा था। तो कहीं ना कहीं ये हमें एक ऐसा मौका मिला है जहाँ पे हम अपने परिवार वालों के लिए अपने एक दूसरे का सुख दुख देख सके, टाइम बता सके। तो कहीं ना कहीं ये सही है, और हमारे हाथ में ये है कि हम क्यों ना सुबह उठ के ही एक अपना रूटीन बनाएं, जैसे योगा करें, मेडिटेशन करें। अपने लिए कम से कम पूरे 24 घंटे के में से सिर्फ हमें क्या करना है, अपने लिए एक आधा घंटा निकालना है, जिसमें मी टाइम होता है, जिसमें हम अपनी योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, और ये सोच सकते हैं कि बाकी के 23 घंटे हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या करना है, क्या हमारे लिए जरूरी है। ये नहीं है कि हाँ, कुछ टाइम अपने घर वालों के लिए काम किया, अपना घर देखा, कहीं ना कहीं अपना ही घर है, अपना ही काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अपने लिए कर रहे हैं, अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं, और फिर ये सोचना चाहिए कम से कम हम तो घर पे हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उन लोगों का क्या, जो ये चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे ये पुलिस हो, नर्स हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, जो दिन रात लगे हुए हैं इस सिचुएशन के लिए, हम का काम करने के लिए, कई महीनों तक वो अपने घर नहीं गए हैं। अगर गए हैं तो उस डर से गए हैं कि कहीं मेरी वजह से कोई
मेरे परिवार वाला बीमार ना हो जाए। तो हमें घर में बैठे जो एटलीस्ट मेरी इनसे ये है कि अगर हम घर पे बैठे हैं, एटलीस्ट इतना तो हम अपने लिए कर सकते हैं कि अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें। हर रोज उठे और अपनी 5 चीजें या 6 या 5 चीजें देखें कि हमारे पास क्या है। हमारे हाथ खाली तो नहीं है, हमारे हाथ में जरूर कुछ ना कुछ है। अगर है तो उसमें क्या क्या हमें दिया है, और जो दिया है उस चीज का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, जैसे बच्चे हैं उनके में मेरे को जैसे कॉलेज से कई बच्चों को फोन आता है कि मैम हम क्या करें, रेस्टलेसनेस हो रही है, हमें होपलेस है कि हमारे फ्यूचर का क्या होगा, एंजाइटी डिसऑर्डर हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा कि आगे चल के क्या होगा। हमने इतना यूनिवर्सिटीज में बाहर की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लिया है, हमने कैसे पढ़ाई होगी, हमारा करियर कहाँ आके रुक गया है। जाहिर सी बात है, मैं भी एक माँ हूँ, मेरे मन में भी ऐसे ख्याल आते हैं कि अब क्या होगा। पर हमें ये समझना चाहिए कि अगर ये सब के लिए है, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, क्योंकि अगर अभी हम सिर्फ अपने लिए सोचेंगे कि हमारा क्या, तब हमें और परेशानी होगी। हमें ये सोचना है कि इस स्थिति को हम सबको मिलकर एक साथ लड़ना है, और कहीं ना कहीं हम सब इससे अगर अच्छे से निकल आए, तब हम जो चीज हमने जुलाई में शुरू करनी थी, हमें ये समझना चाहिए चलिए कहीं ना कहीं और 2 या 3 महीने बाद शुरू हो जाएगा। पर हमें सबको एक साथ मिलकर इस चीज से लड़ना होगा। सबसे पहले अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना होगा, अपने घर वालों का, स्पेशली जो बुजुर्ग हैं जो पहले से ही घर पे रह रहे हैं। अब कहीं ना कहीं हम इसका एक और है, अब हम उनका दुख समझ सकते हैं। जब हम शाम को घर काम करके थक के आते हैं, वो हमसे क्या उम्मीद करते हैं, क्या हम उनके साथ 5 मिनट का अगर वक्त दे सकें, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ कोई 5 मिनट का वक्त दे दे। तभी हम आजकल वीडियो कॉल करते हैं। अपनों से मिलने की चाहत, अपने से मिलने की जो बात है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस चीज ने इतना कुछ सिखाया है, इंसानियत क्या होती है। अगर अब हम घर आते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब मुझे ये जरूर एहसास रहेगा कि कोई हमारा बुजुर्ग हमारे सुबह से घर में इंतजार कर रहा है हमसे सिर्फ 2 मिनट की बात करने के लिए। आप बहुत ही अच्छी हाँ बात जी। आप यहाँ बता रही हैं, और ये आपने एकदम सही कहा कि इस लॉकडाउन ने, जब हम घर में ही हैं, एक लंबा समय घर में बिता रही हैं, हमें एक अवसर दिया है उस पक्ष को समझने का जिसे हम लंबे समय से नज़रअंदाज करते आ रहे थे, कि हमारे परिवार के वो सदस्य जो सिर्फ घर में ही हैं वो कैसा महसूस करते होंगे, ये हम आज समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बीच एक नज़दीकी बढ़ी है इसकी वजह से ये बात एक पूछना चाहूँगी जो हमारे कुछ दोस्तों ने हमसे शेयर की है कि बहुत सारे लोग हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, या जिनका काम ऐसा था जो रोज कुछ काम करते थे और रोज ही वो किसी ना किसी तरह पैसा कमाते थे, अब लंबे समय से काम नहीं कर रहे हैं, और जो आगे की सिचुएशन है उसको लेकर भी अभी उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो अवसाद की स्थिति पैदा हो रही है, वो खुद को कैसे तैयार करें इस समय के लिए और आने वाली चुनौती के लिए। इसका तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, जैसे हमारे कि अपने आप को पहले पहचाने, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे में ये क्षमता है बहुत कुछ करने की। कई तरीके हैं, आजकल तो इतना प्लेटफॉर्म खुल गया है, यूट्यूब है, आजकल डिजिटल मार्केटिंग इतना हो चुका है कि कहीं ना कहीं इतने तरीके हैं, क्यों कि वो हम आगे करें जो हमने कभी करा नहीं है। अभी बेसिकली हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की वो है। जैसे मैं आपकी जो सही है, जो घर पे कभी बैठे नहीं है, जो बिल्कुल खाली हैं, जो बिल्कुल जिनका कोई समाधान नहीं है पैसे कमाने का, जिनके पर इतनी जिम्मेदारियां हैं, पर मैंने अपने एक्सपीरियंस से और एक मनोविज्ञान के जो मेरा सब्जेक्ट है उससे जरूर सीखा है, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल, एक सोशल एनिमल हैं। हम इंसान में अगर हम अपने बारे में सोचें कि ठान ले कि नहीं हम कर सकते हैं, हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं कुछ निकल के आएगा। क्योंकि अगर हम ग्लास को आधा खाली देखेंगे तो हमारे सामने कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ हमें अंधेरा नजर आएगा। पर हाँ, अगर यही चीज हम जितनी है, अगर हम सब अपने बारे में सोचे कि मेरे पास क्या है, ये सोचने के बाद अगर हम सोच लें अच्छा मेरे पास ये है, तो उससे कई चीजें बन सकती हैं। जैसे अगर आप सोचिए, अगर मेरे पास आज खाने के लिए सिर्फ यही है, तो मेरे पास एक सोल्यूशन है, या तो मैं ये खाऊं
या मैं नहीं खाऊंगी, पर भूख लगी है तो खाना तो पड़ेगा ही। तो उस चीज को मैं, अब वो मेरे हाथ में है, मैं किसी तरह से भी स्वादिष्ट मन के खाऊं और सोचूं यही सब कुछ है और ये ही सबसे अच्छा है। तो बेसिकली एक ये सोच है हमारी, अगर हम अपनी सोच को सिचुएशन के हिसाब से ढाल लें, उसके हिसाब से सोचे, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को इस स्थिति में संभालने में सक्षम रहेंगे। हाँ, ये जरूर है, इतना कहना आसान होता है कि सोचे कि हम और क्या कर सकते हैं, पर उसके अलावा पॉजिटिविटी, साइकोलॉजी, पॉजिटिव होने के अलावा हमारे पास एज सच अभी कुछ हाथ में नहीं है। तो पर अगर यही चीज को हम अपना लें अपने हाथ में, तो सब कुछ हो सकता है, चाहे वो मेंटली हो चाहे कुछ हो, कुछ सब कुछ हम कर सकते हैं। यानी कैसी भी परिस्थिति है, अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे, थोड़ी हिम्मत रखेंगे, तो इससे हम निकल ही जाएंगे। निकल जाएंगे जरूर। और ये मैं खुद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मेरा खुद एक माँ होने, एक टीचर होने और घर में एक बुजुर्ग भी है, बच्चे भी हैं, तो ये स्थितियां आती हैं, ऊपर नीचे होता है, पर हमें अपने आप को हम कैसे संभाल के खड़े होते हैं, तो फिर ही डर के आगे कुछ नहीं है। अगर जीतना है तो गिर के उठोगे और चलोगे तो जरूर अपनी मंजिल को पाओगे। जी आशिमा जी, आपने बहुत ज़रूरी बातें हमसे साझा की। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोताओं को इन बातों से ज़रूर लाभ मिलेगा। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम इंतज़ार करेंगे आपके संदेश का, आपकी प्रतिक्रिया का, अपनी ईमेल आईडी पर जो है air12nm@gmail.com। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नियमों का पालन करते रहिए। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।